गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है शालिनी पाल। वैसे तो यहाँ पे गुड इवनिंग हो रहा है, बट आप जब भी ये वीडियो को देख रहे हैं, मॉर्निंग हो आफ्टरनून हो, तो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं प्रैक्टिस गुरु के प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊँगी मैं आपको। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें समझेंगे मैटर के बारे में। किसके बारे में समझेंगे हम? मैटर, यानी कि द्रव के बारे में। द्रव होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो बच्चों देखो, ऐसा कुछ भी जो कुछ जगह को घेरता हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, वो होता है हमारा द्रव। एनीथिंग विच हैज़ मास and occupies some space। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। क्या क्या हो सकता है हमारा एग्जाम्पल? बुक हो सकता है, पेन हो सकता है, पेपर हो सकता है, ठीक है, या फिर टेबल हो सकता है। एनीथिंग, कुछ भी जिसका कुछ द्रव्यमान हो अपना और वो कुछ जगह को घेर के रखती हो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, हम बात करते हैं स्टेट्स के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे? स्टेट्स के बारे में। मैटर की स्टेट्स क्या क्या होती है? बेसिकली मैटर की 3 स्टेट्स होती है हमारी: सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। यानी कि हम बात कर रहे हैं हमारी द्रव के अवस्था के बारे में। द्रव की 3 अवस्था होती है: ठोस, तरल और गैस, ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है हमारा, ठीक है। सॉलिड यानी कि हम बात कर रहे हैं ठोस, ठीक है। सॉलिड, सॉलिड में अगर हम देखें तो सॉलिड का क्या होता है? अपना एक डेफिनेट शेप होता है, साथ साथ में उसका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्या मतलब इसका? यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका खुद का अपना एक निश्चित आयतन होता है, साथ ही साथ उनका एक अपना निश्चित आकार होता है। क्योंकि आप नॉर्मली अगर आप को सोचो कि आप उनका शेप चेंज कर दो, तो बिना कुछ भी केमिकल रिएक्शन करवाए आप सॉलिड का शेप नहीं चेंज कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट अगर देखें कि कैसी होती है। मान लीजिए ये कोई यूटेंसिल है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है? बहुत पास पास होता है। यानी कि यहाँ से हम एक और चीज़ बता सकते हैं कि जो हमारे सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि अंतर आणविक आकर्षण बल, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी पास पास में है। नेक्स्ट, सेकेंड हम बात करते हैं बच्चों लिक्विड के बारे में, ठीक है, यानी कि तरल पदार्थों की हम बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों तरल पदार्थों के बारे में, तो तरल पदार्थ में क्या होता है? इनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, बट नो एनी डेफिनेट शेप, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है? हम कहना चाह रहे हैं कि जो लिक्विड होंगे हमारे, उनका एक निश्चित आयतन तो होने वाला है पर उनका निश्चित आकार नहीं होता। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, वाटर है, ठीक है बच्चों, मिल्क है, गलत हो गया ये, ठीक है, या फिर एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड की आप बात कर लो। आपने देखा होगा, अगर आपने मान लो आपने वाटर लिया है, वाटर को अगर आपने ग्लास में डाला है अगर पानी को, तो पानी ग्लास का आकार ले लेगा। वहीं अगर उसी पानी को अगर आपने जग में डाला है तो पानी रहेगा तो उतना, उसकी मात्रा तो उतनी ही रहने वाली है, पर होगा क्या? वो जग का आकार ले लेगा, ठीक है। और इसमें अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें बच्चों, किसकी बात करें? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि
हम बात कर रहे हैं अंतर आणविक बल। क्लियर? तो इसमें सॉलिड से कम होता है बट गैस से ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि मीडियम होता है। क्लियर है चीज़ यहाँ पे? नेक्स्ट अगला जो हमारी जो मैटर की जो स्टेट होती है, तो तीसरी जो हमारी द्रव की अवस्था होती है बच्चों, वो होती है हमारी गैस, ठीक है। गैसों के बारे में बात करें, देखो जैसे कि हमने देखा कि सॉलिड जो होते हैं हमारे, उनका एक अपना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, साथ में डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। लिक्विड जो होता है हमारा, उसका डेफिनेट शेप नहीं होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। बट जो गैस होते हैं हमारे, ना ही उनका नो एनी डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, उनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही उनका आकार निश्चित होता है, ठीक है। क्या समझते हैं हम इससे? जैसे आपने देखा होगा डीओ वगैरह हम सब लगाते हैं, ठीक है। आप डीओ के मॉलिक्यूल्स के आप उसका शेप डिफाइन नहीं कर सकते, आप निश्चित नहीं कर सकते। अगर आपने स्प्रे किया है तो उसके मॉलिक्यूल्स आप जितनी जगह में आप अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को स्प्रे कर रहे हैं, वो उतने पूरे जगह में फैल जाएंगे। वो छोटे से डब्बे में भी बंद है, पर अगर आपने उनको रूम में स्प्रे किया है तो पूरे रूम में भी फैल जाएंगे। मतलब कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है और कोई उसका डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बच्चों, क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, सबसे कम होता है, सबसे कम, है ना। जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो गैसों के अणुओं में सबसे कम देखने को मिलता है हमें, ठीक है। यानी कि यहाँ से बच्चों क्या चीज़ क्लियर होती है कि अगर हम ऑर्डर देखें, क्या देखें हम? ऑर्डर देखें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, यानी कि अंतर आणविक, गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, अंतर आणविक बल का यदि हम यहाँ पे क्रम देखें, कौन से मैटर में ज़्यादा होने वाला है हमारा? सॉलिड में ज़्यादा होने वाला है या लिक्विड में ज़्यादा होने वाला है या गैस में? तो इनका ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें सॉलिड में, उससे कम देखने को मिलेगा हमें लिक्विड में, और सबसे कम देखने को मिलेगा हमें गैस के मॉलिक्यूल्स में। क्लियर है चीज़ें बच्चों यहाँ तक? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारा? अगला चीज़, अगला टॉपिक यहाँ पे कि जो मैटर होते हैं, है ना, मैटर को हम डिवाइड करते हैं। क्लियर? दो टाइप में डिवाइड किया जाता है मैटर को। सबसे फर्स्ट तो होता है बच्चों हमारा मिक्सचर, ठीक है, और नेक्स्ट होता है हमारा प्योर सब्सटेंसेस। यानी कि क्या समझ रहे हैं हम यहाँ से? मिक्सचर यानी कि हम बात करें बेटा कि मिश्रण में, और दूसरा प्योर सब्सटेंसेस यानी कि शुद्ध पदार्थ की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है चीज़? मिक्सचर जो होता है उसको भी फर्दर हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, यानी कि उसे और दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो पहला होता है हमारा वो होता है होमोजेनस मिक्सचर, है ना, यानी कि समांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जो दूसरा टाइप होता है हमारा वो होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी कि हम विषमांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं। क्लियर है चीज़ यहाँ पे? जो प्योर सब्सटेंस होता है बच्चों, प्योर सब्सटेंस को भी और टाइप में डिवाइड किया जाता है। कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है? दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा होता है? पहला तो होता है हमारा एलिमेंट, है ना, यानी कि तत्व, और दूसरे होते हैं हमारे कंपाउंड्स, ठीक, यानी कि यौगिक। क्लियर है चीज़ें? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्या मैटर का हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं
यानी कि हम द्रव का वर्गीकरण देख रहे हैं। द्रव को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है हमारा मिक्सचर यानी कि मिश्रण, और दूसरा होता है हमारा प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। ठीक है, मिक्सचर को भी आगे दो और भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि और दो टाइप में उसे क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है हमारा होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी कि समांगी एवं विषमांगी। और जो नेक्स्ट टाइप होता है मिक्सचर का, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ, उसे और दो भागों में विभाजित किया जाता है, तत्व एवं यौगिक के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जो हमने जो टाइप पढ़े हैं किसके, मिक्सचर के टाइप, होमोजीनस और हेट्रोजीनस होता क्या है। ठीक है, यानी कि समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, होमोजीनस मिक्सचर जो होता है हमारा, ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें आप जब कंपोनेंट को डालते हैं, या तो दो कंपोनेंट हो सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, पर जब आप कंपोनेंट्स को साथ में मिलाएंगे तो वो आपस में मिल जाएंगे, यानी कि वो आपको नग्न आँखों से नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो गया हमारा शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि चीनी का घोल। आप देखते होंगे नॉर्मली जब घर में हम शरबत वगैरह बनाते हैं, पानी में हम चीनी घोलते हैं तो चीनी पूरा घुल जाता है, यानी कि वहाँ पे आप चीनी के कणों को नग्न आँखों से नहीं देख सकते जब वो पूरा घुल जाता है उसके बाद में, यानी कि वो हमारा जो मिश्रण है वो आता है समांगी मिश्रण के अंदर। क्लियर ये चीज़ यहाँ पे। सेकेंड है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, यानी कि विषमांगी मिश्रण। ठीक, विषमांगी मिश्रण से हम क्या समझते हैं, विषमांगी मिश्रण मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में डिज़ोल्व नहीं होते और हम उन्हें अलग से देख सकते हैं, यानी कि मिश्रण बनने के बाद भी जो घटक होते हैं उन्हें हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि सैंड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि बालू रेत का घोल। आप अगर पानी लेंगे, पानी में अगर आप बालू रेत को घोलते हैं तो वो नहीं घुलेगा पूरा, है ना, हम देख सकते हो उसको अपनी नग्न आँखों से, यानी कि वो कैसा प्रकार का हमारा मिश्रण हुआ, विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्लियर है चीज़ यहाँ पे। नेक्स्ट कुछ टर्म देख लेते हैं हम जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो दिया हुआ है हमारा मास, यानी कि बात कर रहे हैं हम द्रव्यमान की। क्लियर है, मास क्या होता है बच्चों, देखो मास बोलते हैं जो भी मैटर है, मैटर का जितना भी वो कंटेंट ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, जितना भी उसके अंदर कुछ कंटेंट है, एनीथिंग स्पेस, वो होता है हमारा मास। मास द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, किसी के भी अंदर जो जितनी जगह घेरता है। क्लियर है, एनीथिंग which occupies the some space। ठीक है, कुछ स्पेस को, कुछ जगह को वो घेर के रख रहा है, तो वो जितना जगह घेर के रखता है या जितना उसका मान आता है वो होता है हमारा द्रव्यमान, यानी कि हम मास की बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखो, और एक और चीज़ होता है हमारा वेट, यानी कि भार। ठीक, मास और वेट में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, मास हम बात करते हैं कि कोई भी हमारी जो वस्तु है उस वस्तु ने जितनी जगह को घेर के रखा होता है वो होता है उसका द्रव्यमान। भार क्या होता है, किसी भी वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण के कारण जितना बल लगता है फिर उसका जितना मान आता है वो होता है हमारा भार। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। मास की अगर हम बच्चों ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट जो मास की चलती है वो होती है इसकी किलोग्राम। और भी सिस्टम्स होते हैं, ग्राम होता है, पाउंड होता है, बट मेनली जो हमें जो इम्पोर्टेंट होता है केमिस्ट्री में और जो मेन जिस सिस्टम को फॉलो किया जाता है वो होता है हमारा ऐसा यूनिट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम, यानी कि आयतन की बात कर रहे हैं हम। क्लियर चीज, आयतन क्या होता है, कोई भी जो यूनिट होता है, ठीक है, या एनीथिंग, कोई भी वस्तु की अगर हम बात कर रहे हैं उसका मेज़रमेंट करना
लेंथ में, किस में मेजरमेंट करना, लेंथ में, वो भी 3 टाइम्स, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एवं हाइट की जब हम बात कर रहे होते, तीनों चीज़ को हम कंक्लूड कर रहे होते, तो वो होता है हमारा वॉल्यूम। इसी हिसाब से इसका जो यूनिट हो जाता है वो होता है मीटर क्यूब। कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला यहाँ से आपका एक और टर्म है जो कि होता है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है हमारा, घनत्व। घनत्व क्या होता है हमारा, द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, जो अभी अभी पढ़ा हमने, है ना, द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान एवं आयतन का जो अनुपात होता है उसे हम घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे फॉर्मूला में कुछ ऐसे बताया जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, केजी, यानी कि किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया हमारा, मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि हमारा जो डेंसिटी का जो यूनिट आया है वो आया है केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें बताया हुआ है यहाँ पर पे, जो आपके एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक है वो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। देखते हैं हम। ठीक, यानी कि बात कर रहे हैं हम वैज्ञानिक संकेतन की। क्लियर है चीज़ यहाँ पे, गलत जगह लग गया ये बिंदु। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक संकेतन यानी कि क्या, देखो हमारे जो केमिस्ट्री है या जो साइंस है, साइंस में बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, जिन्हें कि हर कैलकुलेशन को पूरा पूरा लेके चलना पॉसिबल तो नहीं होता है। जैसे कि मान लो मैंने बोला 2 8 6 2 2 8 2 0 0 0। ठीक है, अब अगर इसको मैं बोलूँ आपको कि आप पूरा इसी वैल्यू को लेकर आगे की कैलकुलेशन करते जाओ, मैंने आपको फर्दर और वैल्यू दिया कि आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो, फिर और वैल्यू दिया कि आप डिवाइड करो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए कि आप बार बार पूरा वैल्यू लेके चलो और आप पूरे वैल्यू को एग्जैक्ट लिखो, वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, एक फॉर्म निकाला। ठीक है, कौन सा, नोटेशन फॉर्म, यानी कि संकेतन का, कि हम उसे दर्शाना कैसे है। ठीक, जिसे बताया जाता है n इंटू 10⁻n के द्वारा। क्लियर है यहाँ पे स्मॉल n जो है हमारा वो क्या होता है, हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, n क्या होता है हमारा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहाँ पे जो अगर हम कैपिटल N की बात करें तो कैपिटल N क्या होता है हमारा, एनी इंटीजर नंबर। ठीक है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। इंटीजर नंबर से हम क्या समझते हैं, इंटीजर नंबर मतलब होता है हमारा पूर्णांक संख्या। क्लियर है चीज़ यहाँ पे। एग्जाम्पल समझते हैं हम यहाँ पे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हुआ था वैल्यू 286.32 इंटू 10⁻6। क्लियर है चीज़ यहाँ पे। अब मैंने बोला कि आपको इसको क्या करना है, आपको इसका साइंटिफिक नोटेशन करना है, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पे। यानी कि आप क्या करेंगे, हम साइंटिफिक नोटेशन जब हम करते हैं, तो जब हम यहाँ पे इंटीजर नंबर बताते हैं, वहाँ पे हम डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू रखना प्रेफर करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे 286 के बाद यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, दशमलव आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो डेसिमल है ये 2 के बाद आए, यानी कि 2.86 चाहते हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम दशमलव को बाईं ओर खसकाते हैं, किस ओर खसकाते हैं हम, बाईं ओर, तो जितना हम उसको बाईं ओर खसकाते हैं उतना ही हम 10 की पावर में और वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे इसको कितने से बढ़ाया, 2 से बढ़ाया, यानी कि ये इंटू 10⁻6। और यहाँ पे क्योंकि हमने इसको 2 से बढ़ाया है तो ये इसमें 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.8632 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। क्लियर है चीज़ यहाँ पे। जब भी अगर हम दशमलव को बाईं ओर बढ़ा रहे हैं बच्चों, किस ओर बढ़ा रहे हैं,
बाईं ओर, तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है हमारा, जो पावर का जो वैल्यू होता है, जो घातांक होता है, वो पॉजिटिव वैल्यू में बढ़ता है, यानी कि वो धनात्मक रूप में बढ़ता है। क्लियर है? वहीं पे सेकेंड एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं एक और। मान लो हमारे पास दिया हुआ है वैल्यू हमारा 0.8 इंटू, सॉरी ऐसा ले लेते हैं इसको, 0.80 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है चीज़? यहाँ पे क्या होगा, हम चाहते हैं कि जो दशमलव है उसको हमें राइट साइड लेकर आना है, एट 8 के बाद लेकर आना है, यानी कि हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻। अब यहाँ पे पहले से ही -3 था, हमने क्या करा है, हमने दशमलव को एक स्थान से और आगे बढ़ाया है, ठीक है, दाईं ओर बढ़ाया है। तो यहाँ पे जो हमारा जो घातांक है, ठीक है, वो माइनस की वैल्यू से बढ़ जाएगा, यानी कि ये 10⁻⁻4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल जैसे हम लेके देख लेते हैं। मान लो ये वैल्यू दिया हुआ था हमें यहाँ पे 0.32, ठीक है। अब हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो हमारा दशमलव है वो दाईं और 3 के बाद आए, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻1। कितना हो जाएगा? -1। जब भी अगर हम दशमलव को दाईं ओर ले जा रहे हैं तो जो हमारी जो घातांक की जो वैल्यू है, यानी कि पावर की जो वैल्यू है, वो माइनस में बढ़ती है। वहीं यदि हम डेसिमल को, यानी कि दशमलव को अगर हम बाईं ओर ले जाते हैं तो हमारा जो पावर का जो वैल्यू रहता है वो प्लस में बढ़ता है। क्लियर है बच्चों?